हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसा फिर से आपके सामने लेके हूं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 6 हेलो एल्केन व हेलो एरीन से संबंधित चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सिंपल सॉल्यूशन के साथ जो प्रीवियस ईयर यानी पिछले वर्षों में कई बार एग्जाम में पूछे गए, बार बार एग्जाम में पूछे गए और 2025 के एग्जाम में भी 101% इन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्पेशल ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी लगभग सारा कंटेंट मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। हिंदी मीडियम में भी पूरे चैप्टर पर बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डाल रखे हैं उनके सॉल्यूशन के साथ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर भी और केमिस्ट्री का छठवां चैप्टर भी है। इसके पहले जो चैप्टर है 1 से लेके 5 तक, उसके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनके आंसर बहुत सिंपल तरीके से हमने समझे, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हमने बहुत सिंपल तरीके से हमने समझे। तो अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं, क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत कम है, बच्चे को पता भी नहीं रहता है एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, कितना लिखना है, क्या आ सकता है, तो पूरा सिस्टमेटिकली यानी पूरे पेपरों का एनालिसिस किया और एक लंबे समय से भी मैं पढ़ाता आ रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सारे अच्छे मार्क्स भी एग्जाम में लेके आए। तो अगर आप इन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते तो हमारे पास समय कम है बट फिर भी बहुत समय है, उतने समय का भी हम यूज कर सकते हैं और यूज करेंगे तो हमारे निश्चित तौर पर बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। आज हम समझेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 6 हेलो एल्केन व हेलो एरीन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड परीक्षा 12वीं रसायन 2025 के लिए। क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण से समझाइए। तो पहले इस क्वेश्चन को समझने के पहले थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूं आपको। मैं ये भी बता दूं कि इसके पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, बेसिक्स करके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स करके उसका मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। ऐसे बच्चे जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आती और उनको ये भी समझ में नहीं आता कैसे याद करेंगे, क्या याद करना है, बार बार याद करेंगे, भूल जाएंगे, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना। उस वीडियो को अगर आप देखते हैं यानी आधे घंटे का वीडियो, लेकिन आपके 5 चैप्टरों को सुधार जाएगा, यानी 5 चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा जाएगा वो छोटा सा वीडियो। और नहीं तो आप रटते रहेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम आती है। बेसिक्स अगर हमारे अच्छे हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1-2 बार पढ़ने में, लिखकर याद करने में हमें याद हो जाते उसके सारे क्वेश्चन व आंसर। फिर भी मैं बता दूं चूंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो एल्केन मतलब खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंध होगा। और खुली श्रृंखला वाले होते हैं ये, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन कहलाते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ये आते हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में 3 हाइड्रोकार्बन आते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में खुली श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड, पूरी श्रृंखला में। एल्कीन में खुली श्रृंखला में कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक से ज्यादा आ सकते हैं, मतलब डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन कहलाने लगेगा। और खुली श्रृंखला में अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एक से ज्यादा हो सकते तो एल्काइन एल्काइन कहलाने लगेगा। तो एल्केन खुली श्रृंखला में संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड होगा ही, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड तब बनता है जब दोनों परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करते। अधातुओं के बीच में बनता है, तो कार्बन भी अधातु और हाइड्रोजन भी अधातु है। अब हेलोजन जो होता है ये समूह 17 के तत्व होते। समूह 17 में के तत्वों को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो समूह 17 में फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, एस्टाटिन आ जाएगा। लेकिन एस्टाटिन को ये रेडियो एक्टिव है, बाकी इसको छोड़कर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब हेलोजन है। सभी को एक्स से प्रदर्शित करते। कभी लिखा है कि जहां एक्स हेलोजन है तो उसका अर्थ होता है FCl, Br और I। चूंकि ये प्रकृति में गैसों के रूप में है तो X2 के रूप में हम लिखते हैं। तो X के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे FCl, Br और I, और X2 के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे F2, Cl2 और Br2 और I2, ऐसा हम लिखेंगे। आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते। अष्टक पूरा करने के लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। और चूंकि ये भी अधातु है, अधातुओं में सबसे ऋण विद्युतीय अधातु है, मतलब किसी भी यौगिक से किसी भी परमाणु को हटाकर ये जुड़ सकती है। तो जब हम एक्स लिखते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि इसकी आखिरी कक्षा में, एक्स मतलब सभी हो, आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते। तो जब ये एल्केन के संपर्क में आएंगे
तो एल्केन में भी क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके जुड़ा है। तो जब भी X इसके संपर्क में आएगा, H को हटाएगा यहां से और उसकी जगह वो जुड़ जाएगा एल्केन से। तो जब एल्केन के H को रिप्लेस कर हैलोजन जुड़ते हैं तो हेलो एल्केन बनते हैं। ये हम शॉर्ट में समझ रहे हैं, बाकी तो हम इसको समझेंगे। और मैं फिर बता रहा हूँ, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फेनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और जैवडो, उसको आप जरूर देखना। और हेलो एरीन, एरीन मतलब बेंजीन। तो जब बेंजीन से एक H हटेगा, एक से ज्यादा भी हटा सकते, तो जब बेंजीन को ही हम एरीन बोलते हैं। तो जब एरीन यानी बेंजीन से हाइड्रोजन हटता है और हेलोजन जुड़ता है तो हम उसको बोलेंगे हेलो एरीन। जनरली हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड के नाम से और हेलो एरीन को एरिल हैलाइड के नाम से हम यहाँ पर जानेंगे। तो शुरू में जब हम लिखते हैं नाम उसका IUPAC नाम में, हम उसको हेलो एल्केन बोलेंगे, हेलो एरीन बोलेंगे। लेकिन जो साधारण नाम होगा तो साधारण नाम में हेलोजन के कंपाउंड यानी हेलोजन के यौगिक हैलाइड कहलाने लगते हैं। तो फिर हम उसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। तो ये तो इसका बेसिक है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर कुछ नेम रिएक्शन दी गई है, हमें उसकी थ्योरी बतानी है और एक उसके अकॉर्डिंग जैसा बताया गया था उसके अकॉर्डिंग एक सुटेबल यानी उचित रासायनिक समीकरण हमें उसका देना है। सपोज करो जैसे एग्जाम में आया हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या है, तो थ्योरी लिखेंगे जैसा हुन्स-डीकर ने बताया था। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन है जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 4-5 प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो नेम रिएक्शन आती है, पहला क्वेश्चन, 2, 4, 6 जितनी भी नेम रिएक्शन एग्जाम में है, पर जो भी मैं बताऊंगा उसके बाहर नहीं जाएगी। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया नेम रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है जब, कुछ उसमें थ्योरिटिकल क्रियाएं दी हुई होंगी सैद्धांतिक, उसके हमें केवल समीकरण लिखने पड़ते हैं, संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो दूसरा क्वेश्चन क्या होता है जब। तीसरा क्वेश्चन कैसे प्राप्त करेंगे, क्रिया दी होगी हिंदी में लिखा होगा और अभिकारक लिखा होगा, उत्पाद लिखा होगा। तो अभिकारक को किससे क्रिया करवाई जाए कि वो उत्पाद बना, इसको बोलते हैं हम कन्वर्जन, परिवर्तन, कैसे प्राप्त करेंगे। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा IUPAC नाम देने लगे, कोई कार्बनिक यौगिक दे देंगे, उसकी संरचना बोलेंगे IUPAC नाम लिखो, या नाम दे देंगे IUPAC नाम, वो बोलेंगे संरचना बनाओ। चौथे प्रकार का क्वेश्चन। 5वें प्रकार का क्वेश्चन कोई रीजनिंग क्वेश्चन दे देंगे। सपोज करो कि पूछ लिया कि एल्केन की तुलना में एल्कोहल के क्वथनांक ज्यादा क्यों होते हैं। तो इस टाइप के बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक्स अगर हमें समझ में आ गया तो सबसे आसान केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसे हुन्स-डीकर अभिक्रिया, सब नेम रिएक्शन है। तो बोलेंगे वसा अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ या ब्रोमीन जल के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्किल हैलाइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड बनता है, इसे हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें कुछ नेम रिएक्शन दिए, मैं यहाँ आपको इसको पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि इन पूरी यानी जो क्वेश्चन पहला है इसको हम छोड़ देंगे अभी और बाकी के क्वेश्चनों को हम बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन पर ऑलरेडी मैंने नेम रिएक्शन पर जितनी इसमें इस पर भी मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं उस पर भी मैंने बेस्ड नेम रिएक्शन के वीडियो बनाए बहुत सिंपल तरीके से। तो इसमें थोड़ा सा हमारा समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लाइटली मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा तो मेमोराइज हो जाएगा। बाकी इसको जो नेम रिएक्शन है उस पर बहुत अच्छा वीडियो भी मैंने बनाया। तो हुन्स-डीकर अभिक्रिया, तो हुन्स-डीकर ने क्या किया था, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन जल के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म किया था तो एल्किल हैलाइड या एल्किल ब्रोमाइड बना था। फिंकेलस्टीन अभिक्रिया यानी एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराई थी फिंकेलस्टीन ने शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, तो एल्किल आयोडाइड बनता है, इसको फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। स्वार्ट्ज अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड यानी जो फ्लोरीन का कोई भी कंपाउंड होगा यानी धातु फ्लोराइड हो गया, सिल्वर फ्लोराइड हो गया, मर्क्यूरस फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड यानी फ्लोराइड वाले यौगिक की क्रिया जब एल्किल हैलाइड RX से करवाते हैं, जैसे यहाँ पर RCOOG इसकी क्रिया ब्रोमीन से करवाई, किसकी उपस्थिति में, CCl4। आप भी इसको ऐसे ही याद करना। तो फिर R यहाँ पर वैलिड नहीं है, R की जगह कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। तो इतना याद करोगे कि ये हुन्स-डीकर है,
तो प्रैक्टिस से उत्पाद अपने आप बनने लगते हैं। तो क्या बन जाएगा, RBr बनेगा। ठीक है, बाकी बैलेंस नहीं कर रहे हम यहाँ पर जैसे एल्किल क्लोराइड लिया, क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। सोडियम आयोडाइड से क्रिया करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। तो यहाँ से ClBr हट जाएगा I के द्वारा, तो क्या बन जाएगा, Ri यानी एल्किल आयोडाइड। अगर हम Cl लेते हैं तो NaCl बनेगा, और अगर Br लेते तो फिर NaBr बनता। श्वार्ट्ज अभिक्रिया, तो यहाँ पर भी RCl यानी एल्किल क्लोराइड ले सकते हैं, या फिर एल्किल ब्रोमाइड RCl या RBr, प्लस कोई भी सिल्वर का यानी जो धातु फ्लोराइड का कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। सबसे सिंपल यही है, सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूलस फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सिल्वर जो होगा वो हेलोजन के साथ निकल जाएगा, और R से क्या जुड़ जाएगा, R से F जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर AgCl, और Cl की जगह Br यूज कर सकते हैं। व्हाट्स अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड यानी एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं और शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से NaCl बाहर हो जाएगा और R से R जुड़ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, एल्केन बनेगा R1। इसी प्रकार बीटा विलोपन अभिक्रिया, यानी ऐसा कोई हेलो एल्केन लेते हैं जिसमें बीटा कार्बन हो। तो सपोज कर हमने ये ले लिए CH3CH2, और यहाँ पर हेलो में Br ले लिया, प्लस QH, एल्कोहल युक्त QH के साथ गर्म करेंगे तो ये कहलाएगा अल्फा कार्बन, और ये कहलाएगा बीटा कार्बन। तो ऐसे ये बहुत सारी क्रियाएं दी हैं। अब हम इस पर समय बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, जैसे सैडजेप का नियम, सैंडमेयर अभिक्रिया, बेल्ज-शीमैन अभिक्रिया, रैशिग अभिक्रिया, वुड्स-फिटिक अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया, फ्रेडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, कार्बेल-एमीन, रीमर-टीमैन, हेलोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम इसको समझना शुरू करते, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है। तो क्लोरोफॉर्म, सेकंड क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म की निम्न के साथ अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जैसा एक क्वेश्चन दिया, इसी टाइप के क्वेश्चन में फॉर्मेट बता रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन आएंगे और उनको हम सॉल्व भी करेंगे, यानी उनके सॉल्यूशन के साथ। तो क्लोरोफॉर्म की निम्न के साथ अभिक्रियाओं के समीकरण लिखना है। क्या बोल रहा है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। नेम रिएक्शन में क्या करना पड़ता है, थ्योरी भी बतानी पड़ती है और एक उचित रिएक्शन भी लिखनी पड़ती है, यानी अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। आर को छोड़कर कोई भी नेम रिएक्शन एग्जाम में आती है, ध्यान रखना। आर वाले एग्जाम्पल अगर हम दे रहे हैं तो आर की जगह हमें कुछ मूलक भी रखना है। मूलक जैसे एल्किल मूलक या एरिल मूलक, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये मूलक है। जैसे फेनिल हो गया C6H5, ये एरिल मूलक है। तो आर की जगह कोई मूलक रखकर वो नेम रिएक्शन हमें बतानी, नहीं तो टीचर क्या करेगा, आपको जैसे 2 नंबर में आएगी तो आपको 1 ही नंबर देगा अगर आर वाली रिएक्शन आपने बताई है। तो या तो हम आर वाली लिखे ना, जिसमें आर लगता है, जैसे RX हो गया, RCH, ROH, आर की जगह जैसे CH3 रख दिया, C2H5, जैसा आपने पढ़ा होगा। तो जैसा मैंने बताया है वैसा आपको लिखना है। तो उसमें जैसे थ्योरी और उचित रिएक्शन, इसमें केवल हमें संतुलित समीकरण ही लिखना है। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3, यानी ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं, मेथेन का व्युत्पन्न भी यही है। तो क्लोरोफॉर्म की किससे क्रिया बतानी है, वायु तथा प्रकाश का प्रभाव क्या पड़ेगा, या क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण। क्लोरोफॉर्म की एनिलीन व KOH से क्रिया, क्लोरोफॉर्म की फिनॉल व NaOH से क्रिया, नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, और नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3। जब HNO3 की क्रिया करवाते हैं तो उसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। एसीटोन से क्रिया और सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया। तो ये सब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब हम इनके आंसर देखते हैं, इनके उत्तर। तो जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए है, तो इस टाइप से जैसा लिखा है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्लोरोफॉर्म पर वायु तथा प्रकाश का प्रभाव, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। जब मेथेन के 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन द्वारा हटते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है, इसलिए इसको ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं। तो जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्य का प्रकाश, तो कहा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला नहीं रखना चाहिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्यों, क्योंकि क्लोरोफॉर्म वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर एक विषैली गैस बनाता है CO
Cl2, जिसको हम फॉस्जिन या कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। तो क्रिया को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर HCl भी बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर एक ही है, तो COCl2। अगर हम इसकी ओपन संरचना देखें तो यहाँ पर कार्बन से, इधर देखते हो, कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन और इससे 2 Cl अटैच है। इसको बोलते हैं फॉस्जिन या कार्बोनिल क्लोराइड। क्योंकि हमें नाम तो बताना नहीं, हमें यही बताना केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो, बाकी हमें इनके नीचे नाम भी नहीं लिखने होते। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 है, इसलिए हम इसके आगे 2 लगा देंगे। 2 लगाएंगे तो कार्बन 2 हो गए, तो इसके आगे 2 लगा दिया। 2 लगा दिया तो क्लोरीन 6 हो गए, 3 2 जा 6, 6 क्लोरीन हो गए, तो 6 क्लोरीन हो गए यहाँ पर। तो 2 2 जा 4, 4 यहाँ निकल गया, उधर 2H है और 2 क्लोरीन बाकी है, तो ऐसे ये बन जाएगा। इस टाइप का हमें संतुलित समीकरण लिखना है, तब हमें 1 नंबर मिलेगा। तो क्लोरोफॉर्म पर वायु तथा प्रकाश का प्रभाव या ऑक्सीकरण संतुलित समीकरण इतना लिख दिया तो 1 नंबर मिल जाएगा। क्योंकि दूसरे नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्लोरोफॉर्म की निम्न के साथ क्रिया है। तो क्लोरोफॉर्म की किसके साथ क्रिया? एनिलीन व क्यूएच के साथ क्रिया। तो एनिलीन जब बेंजीन पर NH2 अटैच होता है तो हम उसको एनिलीन बोलते हैं। इसको अमाइनो बेंजीन भी बोलते हैं, प्राथमिक एमीन भी है। तो क्लोरोफॉर्म CH Cl3 और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका साधारण नाम कॉस्टिक पोटास भी होता है। तो इससे क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? संतुलित समीकरण बताना है। तो क्या निकलेगा? C6H5N निकलेगा और यहां से C निकलेगा, यानी C6H5N और उपसहसंयोजी बंध और डबल सहसंयोजी बंध। क्लोरीन पोटेशियम के साथ निकलेगा तो क्या बना लेगा? ये Cl बना लेगा। यहाँ पर 3 क्लोरीन है, इसलिए इसके आगे 3 लगाएंगे। 3 लगाएंगे तो पोटेशियम के आगे भी 3 लगेगा, प्लस क्या निकलेगा? प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2, क्योंकि बाकी तो सब निकल गए। यहाँ पर एक हो गया 3 हाइड्रोजन और इसके आगे भी लगाए 3, तो यानी 6 हाइड्रोजन इस तरफ है। यहाँ पर C6H5 तो वहां था तो वैसी का वैसा निकला, इनमें कहीं हाइड्रोजन निकला नहीं, केवल यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो वहां पर 6 थे तो इसके आगे 3 लगा देंगे, तो 3 2 जा 6, ऐसे ही रिएक्शन बैलेंस होगी। तो क्लोरोफॉर्म की एनिलीन व KOH के साथ क्रिया, तो ये ऐसा हमें संतुलित समीकरण लिखना है। एक्चुअली ये कार्बन एमीन अभिक्रिया भी है। तो चूंकि मैंने आपको बताया भी था, इसका MCQ वाला एक पार्ट भी हमने पढ़ा था, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप से भी एग्जाम में पूछी गई है। तो वो वाला वीडियो भी आप जरूर देखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चैप्टर से कैसे MCQ पूछे गए हैं। तो क्लोरोफॉर्म की क्रियाएं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जैसे क्लोरोफॉर्म की फिनॉल व NaOH से क्रिया, तो फिनॉल का सूत्र क्या होता है? जब बेंजीन के ऊपर OH अटैच होता है तो इसको फिनॉल बोलते हैं। किससे क्रिया है? क्लोरोफॉर्म से CH Cl3 प्लस NaOH से क्रिया। तो जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और NaOH का कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, इसके साथ जब हम इसको गर्म करेंगे, यानी इन तीनों को, तो OH तो इस पर पहले से अटैच है, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? CHO, यानी यहां से निकलेगा CH और यहां से निकलेगा O, CHO जुड़ जाएगा। तो इसको बोलेंगे, जब बेंजीन के ऊपर OH और CHO दोनों जुड़े हों तो इसको बोलते हैं हम सैलिसिल एल्डिहाइड। तो यहाँ पर ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो हम इसको बोलेंगे ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड। या फिर इसको पहला कार्बन और इसको दूसरा कार्बन बोलेंगे, तो दूसरे कार्बन को हम या तो ये बोल सकते हैं कि OH, यानी OH को हाइड्रोक्सी बोलेंगे, क्योंकि OH और CHO में से CHO मेन पावरफुल क्रियात्मक समूह, तो इसको वरीयता देंगे। तो बेंजीन के साथ CHO को बोलेंगे बेंजल्डिहाइड, और ये पहला कार्बन और दूसरा कार्बन यानी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो एक तो ये यौगिक बनता है, या फिर एक ये यौगिक बन सकता है यहाँ पर OH, और जो CHO है ये यहाँ पर पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, तो ये कहलाएगा ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड और पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड। चूंकि नाम नहीं लिखना है, लेकिन चूंकि बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं, अब चूंकि हमें नाम पता होगा तब तो फॉर्मूले पते होंगे। अब ये कल अलग बात है कि इसमें हमें नाम नहीं लिखना है, तो बाकी हमें नाम पता होना चाहिए। तो CHO ये निकलेगा। क्लोरीन जो है सोडियम के साथ बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? NaCl। अब यहाँ पर Cl3 है और वहां पर तो Cl1 है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे 3 लगा देंगे।
तो फिर हम इसके आगे भी 3 लगा देंगे, यानी क्या हो जाएगा 3। अब इधर देखो, ये तो पूरा निकल गया, ये तो पूरा पार्टिसिपेट एक ही कर रहा है। इसके आगे हम 2, अगर हम यहाँ प्लस लगाते हैं इन दोनों के बीच में तो इसके आगे हमें 2 लगाना पड़ता है। तो हमने इसके आगे 2 नहीं लगाया, क्योंकि लेवोजियर ने बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो पदार्थ को नष्ट कर सकते हो ना ही उत्पन्न कर सकते। तो हम वहां पर या लगाएंगे, 2 कंडीशनें हैं यहाँ पर, और अगर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो इसके आगे फिर हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो CH और O निकल गया। अब Cl3 था तो यहाँ पर हमने 3 लगा दिया तो 3 Cl निकल गए। अब यहाँ पर जो सोडियम था वो भी 3 निकल गए। अब इसमें से केवल एक O बाहर निकला था तो H कितने बच गए 3, और 3 O में से एक O निकल गया, यानी 2 ऑक्सीजन बचे 3 H। और जहां पर CHO इसमें अटैच हुआ होगा वहां से भी उसने एक हाइड्रोजन हटाया होगा, तो क्या बना होगा यहाँ पर 2 CHO। तो ऐसे ये संतुलित समीकरण है। तो हम क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ पर समझ रहे हैं, यानी ऑक्सीकरण होगा उसका, वायु तथा प्रकाश का प्रभाव को हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। ऐसा पूछ लिया कि क्या होगा जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। क्या होगा जब क्लोरोफॉर्म एनिलीन और KOH के साथ क्रिया करेगा, समीकरण लिखो। क्या होगा जब क्लोरोफॉर्म फिनॉल और NaOH के साथ क्रिया करेगा, यानी क्या होता है जब। तो जैसा दिया है हमें ऐसा ही समीकरण लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम। क्वेश्चन नंबर 2 का D है, क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम समझ रहे हैं। तो क्लोरोफॉर्म की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, जब भी नाइट्रिक अम्ल क्रिया करता है तो उसको हम नाइट्रीकरण बोलते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है CH अगर हम इसको और अच्छी तरीके से देखें तो क्लोरोफॉर्म यानी कार्बन से कितने क्लोरीन अटैच है, 3 क्लोरीन कार्बन से अटैच है, और एक इसमें हाइड्रोजन अटैच है। चूंकि ये मेथेन का व्युत्पन्न है इसलिए क्लोरोफॉर्म को ट्राइक्लोरो मेथेन भी बोलते हैं। तो हम क्लोरोफॉर्म को ध्यान दें, क्लोरोफॉर्म को हम ऐसा भी लिख सकते थे, यानी या तो ऐसा लिख सकते थे या फिर ऐसा CCl3H। और नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करवानी है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है HNO3। जब भी नाइट्रिक अम्ल किसी से भी क्रिया करता है तो आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा ऐसा लिखना है उसको HONO2, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। तो उत्पाद समझ में आ जाते हैं क्या निकलेंगे। तो यहां से क्लियर दिखने लगा कि H2O बाहर हो जाएगा। तो या तो हम H2O को यही निकाल दें माइनस का चिन्ह लगा के, या जो मेन उत्पाद है उसके बाद भी प्लस का चिन्ह लगाकर हम H2O को उधर भी लिख सकते हैं। अब देखो जो बचा है वही बनेगा। तो क्या बचा है CCl3NO2। तो या तो हम इसको यहां लिख सकते थे, अगर हम इसको यहां नहीं लिखना है तो फिर हम प्लस H2O हमें यहां लिखना उसको पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दोनों जगह लिखा दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर वो समीकरण संतुलित नहीं हुआ। तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया जब नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो क्या बनेगा, क्लोरोपिक्रीन बनता है। क्या बनता है, क्लोरोपिक्रीन, या उसको नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी हम बोलते हैं। तो हमें कहीं ये नहीं लिखना है कि क्या बनेगा, ये भी नहीं बता रहा है कि इनके नीचे नाम लिखो, यानी क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे। यानी जो 1 नंबर वाली क्रियाएं होती हैं उसमें अभिकारक और उत्पाद के नीचे हमें नाम नहीं लिखना है, और ये भी नहीं बताना है क्या बन रहा है, केवल संतुलित समीकरण सूत्रों के आधार पर हमें बताना है। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से क्रिया। अब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा देख लेते हैं यहाँ पर। अब एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है CH3CO CH3, तो CH3 और CO, ये एसीटोन का फॉर्मूला है। क्लोरोफॉर्म से क्रिया करवा देंगे CHCl3, किसी क्षार की आवश्यकता पड़ेगी, किसी क्षार की आवश्यकता। एक चीज ध्यान भी रखना, जो क्लोरोपिक्रीन यहाँ पर बना है, कभी कभार ये भी पूछते हैं कि इस क्रिया में बनने वाला उत्पाद का उपयोग में बताओ, तो कुछ सिलेक्टेड क्रियाएं जिनके उपयोग पूछते हैं। तो युद्ध में विषैली गैस के रूप में और कृमिनाशक के रूप में इसका यूज होता है। जैसे क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से क्रिया होगी तो इसमें जो भी उत्पाद बनेगा उसका उपयोग निद्राकारी औषधि यानी नींद की गोली यानी दवाइयां बनाने में होता है। तो एसीटोन का फॉर्मूला ये है और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला ये। तो यहां से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर एक कार्बन पर फ्री हो जाएगा, यानी ये ऐसा हो जाएगा CH3 CH3 C और
यहाँ पर ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री और यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो जो H है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और जो CCl3 है वो किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर इससे तो H अटैच हो गया और इससे CCl3, इसी को बोलते हैं हम क्लोरीटोन। तो क्लोरोफॉर्म की जब एसीटोन से क्रिया होती है तो क्लोरीटोन बनता है। क्लोरोफॉर्म की जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होती है तो क्लोरोपिक्रीन बनता है। ये हमें पता होना चाहिए क्या बनता है, भले एग्जाम में हमें नहीं लिखना है। तो एक संतुलित अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्रिया देखते, क्लोरोफॉर्म की सिल्वर चूर्ण से क्रिया। क्लोरोफॉर्म की सिल्वर चूर्ण। अब क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, इधर ध्यान दो, CHCl3। सिल्वर चूर्ण, अब सिल्वर Ag। अब सिल्वर को हम चांदी भी बोलते हैं और रजत भी बोलते हैं। तो इससे क्रिया होगी। तो कुछ में हमें लॉजिकल ध्यान रखना है। तो जब भी क्लोरोफॉर्म सिल्वर से क्रिया करता है तो ध्यान रखना हमेशा एसिटिलीन गैस बनती है। एसिटिलीन गैस मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या फिर हम इसको ऐसा भी लिखते हैं C2H2, ये एथाइन के नाम से भी जानी जाती है। तो क्लोरोफॉर्म जब भी सिल्वर से क्रिया करेगा तो फिक्स्ड है, यानी एल्काइन में उसका पहला यौगिक बनेगा एसिटिलीन या एथाइन। तो इसमें तो एक ही कार्बन है और 2 कार्बन वाला उत्पाद बन रहा है। तो इसका मतलब है क्लोरोफॉर्म के कितने अणु लेने पड़ेंगे, 2 अणु लेने पड़ेंगे। तो एक क्लोरोफॉर्म को हमने ऐसा लिख दिया, दूसरे को ऐसा लिख दिया। क्लोरीन की वैलेंसी भी -1 होती है। कितनी होती है क्लोरीन की वैलेंसी, -1, और सिल्वर की वैलेंसी +1 होती है। तो अब यहाँ पर कितने क्लोरीन है, यहाँ पर 6 क्लोरीन है। तो 6 क्लोरीन के साथ अगर सिल्वर निकलेगा तो यहाँ पर सिल्वर भी कितने यूज होंगे, 6। तो क्या बाहर हो जाएगा यहाँ पर 6 AgCl, ये बाहर हो जाएंगे 6 AgCl। अब चूंकि कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े थे तो 3 क्लोरीन यहां से अलग हुए, 3 क्लोरीन यहां से अलग हुए। तो इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए और इस कार्बन के भी 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, आपस में ट्रिपल बॉन्ड बन गया, यानी एसिटिलीन गैस या इसको इथाइन गैस भी बोलते हैं, फलों को पकाने में यूज होती है। तो ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन था कि क्लोरोफॉर्म की निम्न के साथ मतलब समीकरण लिखिए या अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए, या ऐसा बोल सकता है संतुलित समीकरण लिखिए। तो आपको यानी जो कि क्या होता है जब, तो उस कंडीशन में आपको सारे जो अभिकारक है उनके फॉर्मूले पता होना चाहिए और रिएक्शनों की प्रैक्टिस होगी, तभी आप उत्पाद बना पाओगे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफॉर्म से निम्न को, यानी क्लोरोफॉर्म से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। निम्न को मतलब, अब ये देखो आप, उसमें क्या दिया था, क्या होता है जब, यानी अभिकारक दिए हैं और क्या होगा, उत्पाद क्या बनेगा, संतुलित समीकरण लिखो। अब यहाँ पर क्या दे रहा है, क्लोरोफॉर्म से निम्न को, यानी क्लोरोफॉर्म अभिकारक है और ये सब क्या है, उत्पाद है। तो ये उत्पाद कैसे बनेंगे, यानी क्लोरोफॉर्म से कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्फेन गैस कैसे बनेगी, क्लोरोफॉर्म से फेनिल आइसोसाइनाइड कैसे बनेगा, क्लोरोफॉर्म से सैलिसिल एल्डिहाइड कैसे बनेगा, क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रीन कैसे बनेगा। क्लोरोफॉर्म अभिकारक और ये सब उत्पाद है। क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन कैसे बनेगा, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन या इथाइन गैस कैसे बनेगी, क्लोरोफॉर्म से फॉर्मिक अम्ल कैसे बनेगा। तो इनके बारे में हमें बताना है। तो इनके आंसर हम देखते हैं बहुत सिस्टमेटिकली। तो पहला यहाँ पर उत्तर देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म से कार्बोनिल, ये एक प्रकार से परिवर्तन भी है और कन्वर्जन भी है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ऊपर हमने दूसरे टाइप के क्वेश्चन में पढ़ा है कि कैसे पूछेंगे। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म से कार्बोनिल क्लोराइड, तो क्या है, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए था। तो क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 और क्या बनाने को बोल रहा है, कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्फेन। तो कार्बोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, COCl2, इसी को फॉस्फेन बोलते हैं। तो इससे ये कैसे बनाएंगे, तो ये आपको मेमोराइज होना चाहिए कि हाँ यार, क्लोरोफॉर्म जब वायु में खुला रखते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है। तो अभी हमने पढ़ा COCl2 बनेगा।
प्लस क्रिया को बैलेंस करने के लिए क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। यहाँ 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ 1 था, तो यहाँ 2 लगा देंगे। जैसे ही 2 लगाएंगे कार्बन 2 हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर 2 लगाएंगे क्लोरीन 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4 निकल गए, इसके आगे 2 लगा देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। सेकंड, क्लोरोफॉर्म से फेनिल आइसोसाइनाइड कैसे बनाएंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है। क्लोरोफॉर्म जो होता है उसका फॉर्मूला है CH Cl3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, CH Cl3। और क्या बनाने को बोल रहा है, फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल मतलब C6H5 और आइसोसाइनाइड मतलब आइसोसाइनाइड बोलते हैं हम NC को। NC डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसकी बॉन्डिंग दिखा सकते हैं। तो हमें मालूम है कि जब क्लोरोफॉर्म यूज होता है और ये कंपाउंड बनता है तो कार्बल एमीन अभिक्रिया होती है। जब आपको इतना याद आ जाएगा कि कार्बल एमीन अभिक्रिया है तो ये भी याद हो जाएगा कि हाँ यार, प्राथमिक एमीन में एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है। और किससे कराई जाती है, KOH कॉस्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाएगी। बाकी इसके पहले भी ऊपर हमने पढ़ी है ये क्रिया। तो जो क्लोरीन है वो पोटेशियम के साथ निकलेगा KCl के रूप में, तो यहाँ पर 3 लगा देंगे। और जो 6 हाइड्रोजन उस तरफ बच रहे हैं वो 3 H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो क्रिया को बैलेंस करने के लिए 3 लगा देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लोरोफॉर्म से फेनिल आइसोसाइनाइड मतलब कार्बल एमीन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट देखो, क्लोरोफॉर्म से सैलिसिल एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CH Cl3। बनाना क्या है हमें इससे बनाना है सैलिसिल एल्डिहाइड। तो आपको पता है सैलिसिल एल्डिहाइड जब बेंजीन के ऊपर OH अटैच होता है और ऑर्थो पोजीशन पर CHO अटैच होगा या फिर पैरा पोजीशन पर CHO अटैच होगा तो हम इसको बोलेंगे सैलिसिल एल्डिहाइड। तो बेंजीन से जब OH और CHO दोनों जुड़े हों तो इसको बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। जब ये याद आ जाएगा कि अभिकारक में जब क्लोरोफॉर्म यूज होता है और उत्पाद में जब ये बनता है तो वो रीमर-टीमेन अभिक्रिया कहलाती है, उसको राइमर-टीमेन भी बोलते हैं। तो फिर हमें ये ध्यान आ जाना चाहिए कि हाँ यार, रीमर-टीमेन अभिक्रिया में तो फिनॉल यूज होता है। तो फिनॉल को किसके साथ गर्म करते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ और NaOH के साथ गर्म करेंगे। तो अभी हमने इसको ऊपर दूसरे रूप में पढ़ा है। तो यहाँ से निकल जाएगा CH और यहाँ से O ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। बाकी हमने पढ़ा है क्रिया को बैलेंस करने के लिए NaCl यहाँ पर लिखेंगे तो वहां पर 3 Cl है तो यहाँ पर 3 लगा देंगे। जैसे ही 3 लगाओगे तो सोडियम यहाँ पर 3 हो जाएंगे। पूरी क्रिया को बैलेंस करना तो 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ निकल गया और H यहाँ से हटा, यानी क्या बन जाएगा 2H2। तो ऐसे आपको इसको बैलेंस करना है। क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रीन कैसे बनाएंगे, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए CH Cl3। बनाने को क्या बोल रहा है, क्लोरोपिक्रीन। तो क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला क्या है, CCl3NO2। तो हमें तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि हाँ यार, क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवानी है और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। तो आपको मेरी बात याद आ जाएगी कि सर ने बताया था कि HNO3 की क्रिया जब भी करवाते तो हम उसको HONO2 लिखेंगे। तो यहाँ से H निकाल देंगे और यहाँ से OH निकाल देंगे, यानी क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। फिर CCl3 से NO2 जुड़ जाएगा और यहाँ पर H2 हम लिख देंगे। तो या तो एरो के नीचे माइनस का चिन्ह लगा के H2 लिखेंगे, नहीं तो ये मुख्य उत्पाद है उसके बाद प्लस लगाकर H2 लिख देंगे। तो ऐसे हमें ये ध्यान आ जाएगा। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करेंगे, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH Cl3। और क्लोरीटोन क्या होता है, क्लोरीटोन। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से आ जाता है। तो ये होता है क्लोरीटोन। तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन जब बनेगा जब एसीटोन की क्रिया, एसीटोन मतलब CH3CO CH3। तो एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड O, तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, H इससे अटैच हो जाएगा और CCl3 कार्बन से अटैच हो जाएगा। किसी क्षार की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। तो ये क्लोरीटोन हो गया। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन या एथाइन।
क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन या एथाइन। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता ही है, CH क्या बनाना है, एसिटिलीन और इथाइन। तो एसिटिलीन और इथाइन का फॉर्मूला हमें पता है, क्या लिखते हैं इसको, C2H2 या फिर ओपन स्ट्रक्चर CH जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि यार क्लोरोफॉर्म से ये कैसे बनेगा, क्लोरोफॉर्म में तो एक कार्बन है, उसमें 2 कार्बन है, तो फिर हमें ध्यान में आ जाएगा कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर से कराई जाएगी और क्लोरोफॉर्म के कितने अणु यूज होंगे, 2 अणु। तो यहाँ पर 6 कर देंगे तो यहाँ से 6 AgCl बाहर हो जाएगा, वो बन जाएगा प्लस 6 AgCl। तो ऐसे यहाँ पर क्लोरोफॉर्म से एथाइन। नेक्स्ट क्रिया क्लोरोफॉर्म से फॉर्मिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3 और फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। फॉर्मिक अम्ल ये कैसे बनाएंगे, तो फॉर्मिक अम्ल बनाने के लिए इसकी क्रिया KOH के साथ करवाते, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो HCOOH बन जाएगा, यहाँ से क्लोरीन पोटेशियम के साथ बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर KCl। अब वहां पर 3 है इसलिए इसके आगे 3 लगा देंगे, 3 लगाएंगे तो पोटेशियम के आगे भी 3 लगा देंगे। तो यहाँ पर गिन लेंगे, इसमें 3 ऑक्सीजन है, 2 यहाँ पर निकल गए, H कितने हैं यहाँ पर, इसके आगे लगा 3 और 1 4H है, तो 2H निकल गया, 2H बचे और बाकी 1 कार्बन है, 3 क्लोरीन है, वहां पर निकल ही गए, यानी 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं इस तरह। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर H2। तो ऐसे क्रिया बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 4थे नंबर का क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक मतलब बेहोश करने के लिए के रूप में प्रयोग करते समय, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का उपयोग जैसे बड़ी बड़ी सर्जरी होती थी, जैसे मान लो ऑपरेशन होते थे या किसी को बहुत बड़ा घाव लग गया, चोट लग गई, तो टाके वगैरह लगने हैं, बेहोश कर दिया जाता था 3-4 घंटे के लिए। तो क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 एक एनेस्थेटिक कंपाउंड है, यानी बेहोश करने में इसका उपयोग होता है। तो प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए, समीकरण द्वारा समझाओ, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं अथवा करके कि क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित रूप से यानी खराब ना हो कैसे संग्रहित उसको करते हैं, अभिक्रियाओं के रासायनिक या अभिक्रियाओं के समीकरण से समझाइए। तो दोनों क्वेश्चनों का मीनिंग एक ही है, इसके आंसर देखते हैं। तो समझ में आ गया, यानी क्लोरोफॉर्म को जब बेहोश करने के रूप में उसका उपयोग करना है तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, या क्लोरोफॉर्म खराब ना हो सुरक्षित रूप से रखने के लिए तो क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, उसको समीकरण के आधार पर आपको बताना है। तो आंसर देखते हैं, क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में प्रयोग। तो क्लोरोफॉर्म को यहां पर हम देखते हैं, क्लोरोफॉर्म को रंगीन कांच की बोतल में, रंगीन कांच की बोतल में अंधेरे कमरे में मतलब प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए उस पर, कॉर्क से बंद कर, कॉर्क मतलब एक कॉर्क जो होता है यानी उसका एक ढक्कन के रूप में, जैसे स्पंज होता है, स्पंज की बॉल होती है, उस टाइप का कॉर्क होता है। यानी एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक जैसा एक मटेरियल है, पेड़ों से प्राप्त होगा, तो कॉर्क का ढक्कन यूज करेंगे, यानी कॉर्क से मतलब ढक्कन से उसको बंद करके रखे, सील करके रखते हैं। तो बंद करके रखा ढक्कन से तो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं है, अंधेरे में रखा तो प्रकाश नहीं पड़ेगा, यानी जब अंधेरे में रखेंगे और बंद करके रखेंगे तो क्लोरोफॉर्म पर वायु तथा प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी क्लोरोफॉर्म पर वायु तथा प्रकाश का प्रभाव पड़ेगा तो वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाएगा, उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और विषैली गैस फॉस्जन और कार्बोनिल क्लोराइड बना लेगा, और वो विषैली है। ऐसा क्लोरोफॉर्म किसी को सुंघा देंगे तो डेथ हो जाएगी मरीज की, मरीज मर सकता है। तो क्लोरोफॉर्म में 1% एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल को हम एथेनॉल भी बोलते हैं, मिला देते हैं, जिससे क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण नहीं होता है, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण नहीं होता है, यानी क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा। अगर इनकेस आपने उसको खोल के भी रख दिया क्लोरोफॉर्म का और उसको उजाले में भी रख दिया, फिर भी यदि फॉस्जन गैस बन भी गई, एथिल एल्कोहल मिलाने के बाद भी अगर बन गई, तो एथिल एल्कोहल किससे क्रिया करेगा, उस फॉस्जन से क्रिया करके
डाई एथिल कार्बोनेट एक यौगिक बनाता है जो विषैला नहीं होता है। अब हमें इसकी क्रियाएं देखनी है। तो फॉस्जन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? COCl2, इसको कार्बोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं। इसका ओपन स्ट्रक्चर देखें तो चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 है, तो कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड द्वारा 2 क्लोरीन इससे अटैच है। अब इसमें क्या मिला दिया हमने? एथिल एल्कोहल। क्या बोल रहे हैं कि पहली बात तो अगर आपने ये प्रिकॉशन, ये सावधानियां अपनाई तो क्लोरोफॉर्म में ये बनेगा ही नहीं। फिर भी अगर बन भी गया तो उसमें एथिल एल्कोहल मिला हुआ है। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या है? एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। अब हमने क्रिया कराने के लिए हमने इसको उल्टा लिख दिया, यहाँ पर ऐसा लिख देंगे। क्या लिखेंगे? HOC2H5 HOC2H5 ये लिख दिया हमने। तो यहां से क्या निकल जाएगा? यहां से HCl और यहां से भी क्या निकल जाएगा? HCl, 2HCl। या तो यहाँ तो हम यहाँ लिख दें नीचे तीर के -2HCl, या फिर जो मुख्य उत्पाद इसमें बनने वाला है उसके बाद हम लिख दें। तो इधर देखो, कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े थे, निकल गए। अब यहाँ इससे O से H निकल गया, तो जो OC2H5 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन फ्री है यहाँ पर, और कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, Cl निकल गया। तो क्या यौगिक बनेगा? इसने भाग नहीं लिया इस ऑक्सीजन ने, डायरेक्ट जो है OC2H5 इससे जुड़ जाएगा, OC2H5 इससे जुड़ जाएगा, प्लस 2HCl क्या बन जाएगा? 2HCl। अब इधर ध्यान दें, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कार्बन और 3 ऑक्सीजन CO3 और C2H5 कितने? 2 C2H5 है। तो हम इसको यहाँ पर ऐसा भी बता सकते हैं, C2H5 होल ट्वाइस, C2H5 H5 है, C2H5 होल ट्वाइस और CO3। तो देखो क्या बोल रहे हैं हम, क्या बनेगा? डाई एथिल, 2 एथिल है, C2H5 होल ट्वाइस, और कार्बोनेट ये जो बना ये विषैली प्रकृति का नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये था कि निश्चयतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, समीकरण देकर बताइए। या फिर ये था कि मतलब क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित रखना है तो कैसे संग्रहित करें, समीकरण द्वारा बताइए। तो ये आपको इसका आंसर लिखना है, बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड बोलते हैं। एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही को इंग्लिश में न्यूक्लियोफिलिक भी बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को SN1 और SN1 और SN2 अभिक्रिया के आधार पर समझाइए। यानी हमें यह बताना है कि एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, और SN1 और SN2 के आधार पर बताना है। तो हम इसको समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से भी अथवा करके। एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही, इसको इंग्लिश में हम न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं, नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, यानी एल्किल हैलाइड यानी RX, हेलो एल्केन भी बोल रहे हैं, इसकी क्रिया विधि समझाइए। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, अनलिमिटेड बार आता है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, यानी एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। तो ये जो क्वेश्चन है ये एल्किल हैलाइड से संबंधित है और एग्जाम में बहुत पूछते हैं। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लास्ट में पढ़ेंगे, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड में कंपेयर करेंगे, तो वो भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर में से अगर हम बात करें कि नेम रिएक्शनों को अगर हम छोड़ दें, जो भी नेम रिएक्शन है, तो सेकंड पोजीशन पर एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एक एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड यानी हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों से कंपैरिजन से संबंधित एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ेंगे। तो इसको ध्यान से समझेंगे हम। क्लियर है? तो उत्तर हम यहां देखते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही को क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में? न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर हम इसको देखें तो इंग्लिश में हम इसको क्या लिखेंगे? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम लिखते हैं न्यूक्लियोफिलिक। क्या लिखते हैं हम? न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी बोलते हैं हम इसको। तो इसलिए हम इसको बोले न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब न्यूक्लियोफिलिक से आया N और सब्स्टिट्यूशन से आया S, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, SN अभिक्रियाएं। तो इन तीनों का मीनिंग एक ही है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया और SN अभिक्रिया। तो इसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर इस फाइल को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो जैसे यहाँ पर RX क्या है, एल्किल हैलाइड है। ध्यान दें ये एक ध्रुवीय अणु है, क्योंकि यहाँ पर R के ऊपर पॉजिटिव और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी ध्रुवीय अणु है यहाँ पर। तो R में से क्या जुड़ा हुआ है, X, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, एल्किल हैलाइड। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझते हैं, RX। तो R की जगह सपोज करो हमने CH3 ले लिया, क्योंकि R क्या है, एल्किल मूलक है, और एल्किल मूलक में क्या लिख सकते हैं हम, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। एल्किल मूलक होते क्या है, जब एल्केन से हाइड्रोजन हटते हैं तो एल्किल मूलक बनते हैं। मेथेन से H हटेगा तो मेथिल, एथेन से H हटेगा तो एथिल, प्रोपेन से H हटेगा तो प्रोपिल, ब्यूटेन से H हटेगा तो ब्यूटिल। तो यहाँ पर हमने X जोड़ दिया, यानी इसकी जगह CH3। तो हम क्या बोले, जो X जुड़ा हुआ है वो डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अब हम CH3 के स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो यहाँ पर कार्बन से कितने H अटैच है, 3। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो इससे क्या अटैच है, X। मतलब यहाँ कार्बन और X के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो X उससे अटैच कैसे हुआ, उसने पहले H हटाया है, तो X उसकी जगह अटैच हुआ है। यानी परमाणुओं में सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं समूह 17 के परमाणु, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो H कमजोर परमाणु था, बलिया धातु था, तो उसको हटाकर X जुड़ा, सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच हुआ। अब यहाँ पर जो X है ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींच के रखता ही है, यानी जो X है ये अष्टक पूरा करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींच के रखेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी थोड़ा सा अपनी ओर खींच लेता है। तो किसी परमाणु द्वारा जो साझे के इलेक्ट्रॉन है, जब वो उसको अपनी ओर खींचता है, तो इस गुण को हम ऋण विद्युतता बोलते हैं, या विद्युत ऋणात्मकता। और ऐसे परमाणु जो दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं साझा करने के बाद भी, उसको बोलते हैं हम ऋण विद्युतीय परमाणु। तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसको भी खींचेगा, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऋणावेश, यानी पूरी तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन X की तरफ नहीं जाएगा। तो डेल क्या बता रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा आंशिक ऋणावेश, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश। तो यहाँ पर जो RX होता है वो ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। अब X को कोई हैलोजन नहीं X को कोई परमाणु नहीं हटा सकता, लेकिन परमाणुओं के समूह हटा सकते हैं। जैसे OH हो गया, NH2 हो गया, Cl, जैसे इनके पास नेगेटिव चार्ज है, ये इसको हटा सकते हैं, पावरफुल है। तो यहाँ पर जो इसको हटा रहा है उसको बोलेंगे हम नाभिक स्नेही, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। तो जब किसी कार्बनिक यौगिक में से किसी दुर्बल नाभिक स्नेही का किसी प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये ध्यान रखना, प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन होगा तो X हट जाएगा और क्या बनेगा, उत्पाद बन जाएगा, और X नेगेटिव यहाँ पर हट जाएगा। यहाँ पर X के ऊपर नेगेटिव चार्ज बता रहे हम, ये हट जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक चीज ध्यान रखना, X को कोई परमाणु नहीं हटा सकता है, परमाणुओं में सबसे पावरफुल होते हैं, लेकिन परमाणुओं के समूह उसको हटा सकते हैं, क्योंकि परमाणु के समूह से ज्यादा पावरफुल है। 2-2, 3-3 परमाणुओं के गुण है, जैसे इसके पास O का पावर और H का पावर है, ये इससे ज्यादा पावरफुल है। तो हम इसको समझते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिक, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, कार्बनिक यौगिक, जैसे RX के किसी परमाणु या दुर्बल नाभिक स्नेही। अब इसमें X क्या हो गया, उस परमाणु की बात कर रहे हैं जिसको हटना है, क्योंकि उसको हटना है इसलिए हम उसको बोल रहे हैं दुर्बल नाभिक स्नेही। अब नाभिक स्नेही मतलब वो डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा था, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं नाभिक स्नेही। अब वो हटने वाला है, दूसरा जुड़ने वाला है, तो जो हटने वाला है वो दुर्बल नाभिक स्नेही, जो जुड़ने वाला है वो प्रबल नाभिक स्नेही। तो किसी परमाणु या दुर्बल
नाभिक स्नेही मतलब हम एक्स की बात कर रहे हैं, का किसी अन्य प्रबल नाभिक स्नेही, जैसे ये सब कोई हो सकता है इसमें से, द्वारा प्रतिस्थापन होता है तो इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या एसन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिक स्नेही को NU द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नाभिक स्नेही को किसके द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं? NU, क्योंकि नाभिक स्नेही को इंग्लिश में हम न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसका उदाहरण हो गया। अब एसन अभिक्रियाओं के प्रकार या क्रिया विधि, ठीक है। एसन अभिक्रियाओं के प्रकार या क्रिया विधि। एल्किल हैलाइड में जल अपघटन के आधार पर, यानी एल्किल हैलाइड यानी RX को जब आप जल में डालोगे तो R से X अलग होगा, के आधार पर एसन अभिक्रिया, एसन मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, N मतलब नाभिक स्नेही और S मतलब प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो एक क्या बोल रहे हैं हम? SN1 अभिक्रिया या क्रिया विधि। एक बोल रहे हैं हम SN2 अभिक्रिया या क्रिया विधि। तो पहला देखते हैं SN1 अभिक्रिया या क्रिया विधि। तो कुल मिलाकर जब RX को जल में डाला गया, किसमें डाला गया? जल में, तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। अब H के ऊपर प्लस चार्ज और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो प्लस का तो कोई लेना देना है नहीं, तो ये जो X रिप्लेस होगा ये किसके द्वारा रिप्लेस होगा? किसी नेगेटिव वाले आयन से रिप्लेस हो जाएगा ये। तो हम यहाँ पर OH की बात कर रहे हैं। तो जब एल्किल हैलाइड को पानी में डाला गया तो कैसे X हटा और कैसे उससे OH जुड़ा। फिर RX भी तीन प्रकार के होते हैं। RX कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार। जब R से CH2X जुड़ा हो तो हम इसको बोलते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड, और जब R2R से CH जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और जब 3R जुड़े हों तब हम उसको बोलते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड। तीनों एल्किल हैलाइड को हमने बोल दिया कि ये मेथेन के व्युत्पन्न है। किसके व्युत्पन्न है? मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। कार्बन से कितने H जुड़े हैं? 4। जब कार्बन का एक H R द्वारा और एक H X द्वारा, यानी मेथेन का जब एक H R द्वारा और एक H X द्वारा जुड़ेगा तो ये बनेगा प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड से फिर एक H R द्वारा निकलेगा तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और जब द्वितीयक एल्किल हैलाइड से भी एक और H R द्वारा निकलेगा तो क्या बनेगा? तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो तीनों प्रकार के एल्किल हैलाइड को पानी में डालेंगे तो इनसे X कैसे निकला और कैसे OH जुड़ा है, इसकी कोई एक क्रिया विधि नहीं है या एक कोई अभिक्रिया नहीं है। तो ये दो प्रकार से होता है, यानी SN1 और SN2। तो अब SN1 क्या है यहाँ पर और SN2 क्या है, इसके मीनिंग भी समझेंगे और एल्किल हैलाइड के जल अपघटन के आधार पर हम इसको समझेंगे। तो एल्किल हैलाइड में जल अपघटन के आधार पर SN अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, SN2 और SN1 और SN2। तो पहले हम SN1 अभिक्रिया समझते हैं। यहाँ पर SN1 अभिक्रिया या क्रिया विधि, तो इसे एक अणुक न्यूक्लियोफिलिक, एक अणुक न्यूक्लियोफिलिक मतलब एक अणुक नाभिक स्नेही, एक अणुक नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक ना लिखकर क्या लिखेंगे हम? एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है, दो पदों में पूर्ण होती है, यानी RX से X कैसे निकला और कैसे उससे प्रबल नाभिक स्नेही जुड़ा, तो SN के हिसाब से उसमें क्या उसकी क्रिया विधि होगी उसको हम समझेंगे। तो प्रथम पद में एल्किल हैलाइड यानी RX, अब R की जगह हम C यूज करते हैं क्योंकि R में कोई कार्बन होगा, तो प्रथम पद में एल्किल हैलाइड यानी CX का कार्बोधन आयन और हैलाइड ऋण आयन में विदलन, विदलन मतलब विघटन या आयनीकरण होता है। यह एक धीमा तथा निर्धारक पद है। द्वितीय पद में कार्बोधन आयन नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया कर उत्पाद अणु बनाता है। अब हम इसको समझते हैं यहाँ पर SN1 अभिक्रिया।